नमस्कार दोस्तों। पिछले एक दशक से एक मुद्दा है जो देश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें आज से 84 वर्ष पहले इतिहास के पन्नों को उद्धृत करना पड़ेगा। बात 1938 की है। उस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के दौर में क्रांति देश में आज़ादी के लिए, आज़ादी को एक नई धार देने के लिए उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से एक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह अखबार 3 भाषाओं में छपती थी, जिसे हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता था। वस्तुतः इस अखबार का जो स्थापना हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। सभी इसके शेयर होल्डर्स थे। आगे चल के उस समय के रामाराव 1938 में इसके संपादक बनते हैं, जो उस समय से 1946 तक इसके संपादक रहते हैं। फिर 1976-78 के दौर में जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह भी इसके जुड़े रहते हैं, इसके संपादक बनते हैं। चूँकि अखबार को चलाने के लिए एक सर्टेन कंपनी की आवश्यकता होती है जो इससे जुड़े विभिन्न मसले यथा उसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दे हों, अन्य मुद्दे हों, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक कंपनी की ज़रूरत होती है, जो वर्तमान में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है या द हिंदू है, सभी की अपनी अपनी, जैसे एचटी मीडिया लिमिटेड हिंदुस्तान टाइम्स का प्रबंधन देखती है, उससे जुड़ी कंपनियां हैं जो उससे संबद्ध है। उसी तरीके से एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नामक एक कंपनी को नेशनल हेराल्ड का जिम्मा दे दिया गया। मुद्दा आगे चल के हम पाते हैं 1942 में इस अखबार के ऊपर प्रतिबंध भी लगे जो 45 तक रहे। फिर कालांतर में जब हमें आज़ादी मिलती है तो 1947 में नेहरू जी इससे हट जाते हैं इस अखबार से, चूँकि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और फिर इनकी जिम्मा किसी और को दे दी जाती है। आगे चल के हम पाते हैं चूँकि नेहरू जी ये इतने अटैच थे इस नेशनल हेराल्ड से कि वो कहा करते थे कि यह अखबार अगर लॉस में है तो उसको चलाने के लिए वो अपना जो इलाहाबाद वाला आनंद भवन है उसको बेच देंगे, इतने अटैच थे वो। फिर 1962-63 में इस अखबार के लिए दिल्ली मथुरा हाईवे पे बहादुर शाह रोड के पास 0.33 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की जाती है। और उस दौर में फिर हम पाते हैं कि विभिन्न स्टेट में भी इसके रीजनल ऑफिसेज और रीजनल एक्टिविटी हुई है। मतलब इससे संबंधित नेशनल हेराल्ड की जो एसेट्स है वो हरियाणा जैसे पंचकुला में, मुंबई में, पटना जैसे जगहों पे भी हमें देखने को मिलते हैं। 1967-68 के दौर में इसे पूर्णतः दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा की शुरुआत वर्ष 1908 से होती है। चूँकि नेशनल हेराल्ड आगे चल के आज़ादी के बाद के वर्षों में आप पाएंगे कि इसकी जो मेन मोटिव्स रही वो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ है, उसी को यह अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। और उस दौर में अन्य भी अखबार बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे जिनका प्रबंधन बेहतर था, जिनके तौर तरीके बेहतर थे और वो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ रही थी। निश्चित तौर पे उस दौर में नेशनल हेराल्ड को फिर नुकसान होने लगा, चूँकि ये बहुत प्रॉफिटेबल पहले से भी नहीं थी। इसका मोटिव्स कुछ और मोटिव से इसको शुरू किया गया था। तो 2008 में अंततः जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस और नुकसान की वजह से इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। यह बात, अब यह अखबार चूँकि इसका संबंध नेहरू जी से था, चूँकि इसका संबंध कांग्रेस से था, इस अखबार को पुनः चालू करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे आती है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो जाता है। उसके बाद यह मुद्दा नवंबर 2012 में लाइमलाइट में आता है। उस समय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी का 2013 में 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त के आसपास बीजेपी में विलय कर लिया था। 2012 में वो दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक रीट दायर करते हैं और 4 नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आरोपी बनाकर पेश करते हैं और उनके ऊपर पैसों की हेराफेरी और गबन का आरोप लगाते हैं। इस आरोप को समझने के लिए हमें 2010 में जाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत नवंबर 2010 से होती है। चूंकि
नेशनल हेराल्ड लॉस में चल रहा था और उसके ऊपर 90 करोड़ का बकाया था। इसको ध्यान में रखते हुए नवंबर 2010 में यंग इंडिया नामक एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी की स्थापना की जाती है सेक्शन 25 के जरिए। इस यंग इंडिया कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी और लेफ्ट शेयर में मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस का हिस्सा रहता है। और यह कंपनी आगे चल के हम पाते हैं कि 90 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए एजेएल को यह कंपनी 50 लाख का भुगतान करती है और उसके सारे राइट्स जो होते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी की राइट्स यंग इंडिया कंपनी के पास आ जाती है। चूंकि यह एक बहुत ही वायस्ड पक्ष था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड की जो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट्स के डेटा के अनुसार इसके विभिन्न प्लॉट यथा जो इसके मुंबई में जो इसकी संपत्ति है, जो पंचकुला में संपत्ति है, जो पटना में संपत्ति है, जो दिल्ली में इसकी संपत्ति है, ये टोटल इसकी जो वैल्यूज़ है वो गवर्नमेंट्स के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। और सिर्फ 50 लाख भुगतान करने के बाद ये पूरी की पूरी जो अधिकार है वो यंग इंडिया नामक कंपनी को आ जाती है। यह सारा बात जो है यह गुप्त तरीके से की जाती है। उस समय भी, उस दौर में भी लगभग 1000 से ऊपर जो स्वतंत्रता सेनानी, जो इसके फ्रीडम फाइटर्स थे, वो जीवित थे और उनके शेयर होल्डर्स, उनके हिस्सा उसमें थे। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जो 2008 में जब नेशनल हेराल्ड बंद हुआ तो इन्होंने जो विभिन्न स्टेट में इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसका इन्होंने लीज पे विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न कंपनियों को दे के इन्होंने उससे रेंट कमाया। वो कंपनियां ने उस जगह का इस्तेमाल अन्य शॉपिंग मॉल और अन्य मार्केट वगैरह खोलने में किया और उससे अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए। अब जब यह चर्चा में यह मुद्दा आता है तो जून 2014 में जो है इनको समन भेजा जाता है और अगस्त 2014 में ईडी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेके इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया जाता है। आगे चल के 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये जब बात आती है कि इस मुद्दे को खारिज कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करने से इनकार कर देते हैं और सिर्फ इनको व्यक्तिगत रूप से पेशी होने में छूट प्रदान करती है। आगे चल के पुनः 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इनका जो नेशनल हेराल्ड का जो वो ऑफिस था उसको खाली करने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अब वर्तमान परिदृश्य नेशनल हेराल्ड का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया में कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखा है। वर्तमान में ईडी जो है वह पिछले मंथ भी राहुल गांधी को समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था। 26 जुलाई 2022 को सोनिया गांधी जी को भी ईडी ने जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है। आने वाली रूपरेखा जो भी हो, लेकिन इसमें हमें कांग्रेस का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का अपना तर्क ये है कि चूंकि एजेएल एक राष्ट्र में जो लोगों ने योगदान दिया है आज़ादी के लिए, उन लोगों के द्वारा, एक स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाए, इससे बचने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसे एक राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे संजो के रखने के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया। और कांग्रेस चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यंग इंडिया नामक कंपनी बनाई गई और उस यंग इंडिया कंपनी के द्वारा आने वाले जो 90 करोड़ की जो खर्च है, कांग्रेस के अनुसार उन्होंने इसमें से ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किए, जो लीज मनी थी उसके तौर पे, उसके रेंट्स के तौर पे, इसके साथ साथ जो बिजली के बिल थे उसके तौर पे। और कांग्रेस ने इससे कोई लाभ नहीं कमाया, चूंकि यह सेक्शन 25 के जरिए एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी। इसका 1% भी, 1 रुपया भी लाभ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी को नहीं मिल सकता है और ना ही यह इसको अपनी निजी तौर पे किसी प्रकार से लाभ के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह पूर्णतः एक किया गया एक सोशल काइंड ऑफ कार्य आप इसको कह सकते हैं, या एक धरोहर को बचाने के लिए किया गया बस एक प्रयास था और कुछ नहीं था। इसमें निजी उद्देश्य या निजी हित या निजी लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था। आने वाले समय में यह बातें और स्पष्ट होगी। ईडी की जांच, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या जो भी परिदृश्य आने वाले समय में स्पष्ट करेगी कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इसका फाइनल जो स्वरूप है वह क्या होगा। धन्यवाद।